नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली में उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सांसदों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तराखंड से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। आज होने वाली इस बैठक में लोकसभा के साथ ही राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में सभी सांसदों के साथ अगले चुनाव के लिए अभी से रूपरेखा बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हाल ही में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में तय कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के सांसदों के साथ आगे की कार्य समिति समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों को भी कार्यों का दायित्व सौंपे जाने का प्लान है। फिलहाल मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 5 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी टिहरी गढ़वाल सीट से सांसद हैं, तो वहीं गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत और अन्य सांसद भी भाजपा के ही हैं। तो लोकसभा चुनाव पर ये तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। वहीं दिल्ली से कैसे जीत का प्लान निकलेगा ये भी आपको बता देते हैं, जहां उत्तराखंड भाजपा ने शुरू कर दी है अपनी 2024 के चुनाव की तैयारियां। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बैठक दिल्ली में बुलाई है, जहां रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर ये मीटिंग होनी है। रात 8 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी सांसदों की, जहां लोकसभा सांसदों के अलावा राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। चुनाव के लिए अभी से रूपरेखा बनाने को लेकर ये मंथन हो रहा है। फिलहाल लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। ऐसे में इस पूरी जीत को आगे भी कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान भी अब सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि आज की बैठक में समन्वय को बेहतर किया जाएगा। प्रदेश के बेहतर कार्यों को लेकर सांसदों के साथ मंथन होगा। साथ ही कहा कि सरकार, संगठन और सांसदों के बीच बेहतर तालमेल के लिए बैठक बुलाई गई है। सर, क्या कुछ बैठक में आप लोग बातचीत करेंगे और क्या निर्देश दिए जाएंगे? एक राजनीतिक दल होने के नाते राजनीति में हमारा जनाधार कैसे बढ़े, मुख्य चिंता तो यही रहती है। और दूसरा जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें मूल मंत्र दिया है, सेवा ही समर्पण, सेवा के माध्यम से जनता को किस प्रकार से हम लाभ पहुंचा सकते हैं। और उन्होंने कहा अगला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा, वो सब बैठ के चर्चा करेंगे कि आने वाले समय के अंदर समाज को कैसे उत्थान किया जाए और उसके अंदर सरकार और संगठन का कैसे तालमेल अच्छा हो और भी अच्छा हो, मंत्रियों का प्रवास हो, सांसदों ने जो कार्य ले रखे हैं वो संगठन को मालूम हो और संगठन ने जो चाहता है वो सांसदों को मालूम हो। ये सब तालमेल की सभी बातें होती हैं और ये रूटीन बैठकें हैं। ये हर जब भी संसद चलती है उस समय सभी प्रांत अपनी अपनी बैठकें करते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे, तो क्या सांसदों के साथ प्रदेश सरकार का और प्रदेश के संगठन को लेकर समन्वय बनाने की कोशिश है? समन्वय है, समन्वय को और अच्छा और गति देने की कोशिश हमेशा होती है। कभी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, परिपूर्णता की एक सीमा भी नहीं है कोई। तो आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है और इस पर अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 8 बजे का ये वक्त बताया गया है, बैठक का क्या तय समय से ही ये बैठक होने जा रही है? जी बिल्कुल अनुराग, अगर बात करें तो 8 बजे से ही यह बैठक की शुरुआत होगी और बीजेपी के जो 8 सांसद हैं, लोकसभा के 5 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद, सभी दिल्ली में मौजूद हैं। चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है तो सभी आज सुबह से ही दिल्ली में मौजूद हैं। सभी लोग अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पे पहुंचेंगे और वहां पे अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचेंगे और प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी पहुंचेंगे। प्रभारी दुष्यंत गौतम भी वहां पे मौजूद होंगे और उसके बाद फिर बैठकों की शुरुआत होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा इस बैठक में ये होगा कि मुख्यमंत्री जो है वो भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड संगठन के साथ किस तरीके से समन्वय किया जाए सांसदों का, जिससे कि जो तमाम तरह के कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से बेहतर तरीके से आगे चल सके और जनता के बीच में संवाद स्थापित किया जा सके। क्योंकि लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पे एक बार फिर से बीजेपी कोशिश कर रही है कि 5 लोकसभा की सीटें जीती जा सके। इसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई कि सांसदों के साथ समन्वय किया जाए सरकार और संगठन का, जिससे कि आगे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। और अविनाश, जिस तरह से हाल ही में जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, ऐसे में
जो कई सारे रिवाज हैं वो भी बदले हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा इस समय उत्तराखंड में अपने शीर्ष पर है। ऐसे में सिर्फ ढलान ही बचती है, नीचे आने की ही सिर्फ गुंजाइश है। लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती है, आगे भी 2024 में भी सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा रहे, इसे लेकर कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी उत्तराखंड में हमने देखी है। तो क्या इन चुनौतियों पर भी किसी तरह का मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी खासतौर से उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हिमाचल में विजय के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाने जा रही है, यानी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसका मुद्दा उठाने जा रही है, इसके साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा उठाने जा रही है और महंगाई का मुद्दा उठाने जा रही है, तो इनसे कैसे निपटा जाए। चूंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम वहाँ पर भी काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी, तो लिहाजा वहाँ पर किस तरीके से इन तमाम तरह मुद्दों से निपटा जाए और सीमांत गाँव में कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि जो सीमा क्षेत्रीय गाँव हैं वो लगातार खाली हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों की लगातार परेशानियाँ हैं और वहाँ से लोग लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं, तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इसको लेकर के भी बातचीत होगी और इसको लेकर के भी कार्य मंत्रणा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इस बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से दे दें, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का होगा नार्को टेस्ट। ये बड़ी जानकारी, पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट की सहमति ली गई है, जहां आरोपी सौरभ ने कोर्ट से नार्को टेस्ट के लिए 10 दिन का वक्त मांगा। आरोपी अंकित ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी। और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, क्या इस मामले में कोर्ट से फैसला आया है? बिल्कुल अनु, देखिए, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो तीनों आरोपी हैं उन तीनों का नार्को टेस्ट कराने की जो एप्लीकेशन है वो पुलिस ने कोर्ट में डाली थी। आज इस पर सुनवाई हुई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी नार्को किसी का कराया जाता है तो उसकी सहमति होनी जरूरी होती है और इसमें मुख्य आरोपी जो पुलकित है उसने अपनी सहमति नार्को के लिए दे दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो सौरभ ने कोर्ट में नार्को के लिए 10 दिन का समय मांगा है और अंकित ने जी रवि, ठीक है, अंकित ने नार्को टेस्ट की सहमति नहीं दी है और रवि ने, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। फिलहाल कोर्ट 22 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा की पद से विदाई के बाद कांग्रेस में रार छिड़ गई है। दरअसल देहरादून महानगर अध्यक्ष को पद से हटाने के पीछे उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को बताया जा रहा है। फैसला हुआ था कि एक ही पद पर 5 साल से ज्यादा बने पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। उधर पद से हटाए गए लालचंद शर्मा ने नाराजगी जताई है कि जो लोग उनसे भी लंबे वक्त से पद पर बने हुए हैं, आखिर उन पर यह फैसला क्यों नहीं लागू किया गया। आपको बता दें कि लालचंद शर्मा को हटाकर जसविंदर सिंह गोगी को महानगर अध्यक्ष देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। इस समय पार्टी को जोड़ने की आवश्यकता है, पार्टी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है, हम पार्टी को जोड़ के चलेंगे, लेकिन परिस्थितियों ने निर्णय कराया है। वो किसी के प्रति कोई न बदले की भावना से है और ये निश्चित है उदयपुर संकल्प के हिसाब से जो व्यक्ति लगातार एक ही पद पर काम कर रहा है, निश्चित रूप से उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, उनके पद के दायित्व में बदलाव होगा। ये मैं निश्चित रूप से आपको बता बनती है कि वो नए और पुरानों में समन्वय स्थापित करने का काम करें। जो पुराने हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो है क्या नाम है किसी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जो है संगठन की बनती है कि वो नयों में और पुरानों में समन्वय स्थापित करे और ये समन्वय स्थापित। चारधाम यात्रा से पहले रुद्रप्रयाग में सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले एनएच को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। साथ ही जो भूस्खलन प्रभावित जोन है उनका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। दरअसल रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़े विभागों की एक बैठक ली और इस दौरान केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर मंथन किया। साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में वित्त विभाग ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की है, जिसमें ग्राहकों से जीएसटी बिल ऑनलाइन सबमिट कराने के लिए कहा गया था। इसके आधार पर विभाग ने लकी ड्रॉ कर बिल धारकों को इनाम देने की योजना बनाई थी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहला लकी ड्रॉ किया है। करीब 1500 लोगों को इनाम दिए गए हैं। 500 लोगों को स्मार्टफोन, 500 लोगों को स्मार्ट वॉच और 500 लोगों को अन्य इनाम दिए गए हैं। इस योजना में ग्राहकों को 10 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की योजना है।
देखिए, आप लोग जानते हैं पिछली बार हमारे द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल आओ इनाम पाओ। आज उसका पहला, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे, वो पहला लकी ड्रॉ आज हमने निकाला है। 500, 500, 500, 500 में घड़ियाँ, 500 में 500 में फ़ोन, 500 में घड़ियाँ, 500 में ईयरफोन हम लोग आज यहाँ पे उनकी घोषणा की है। और अभी तक आप लोग जानते हैं कि 6058 लोग इसमें जिनका रजिस्टर्ड हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों में प्लाजा निर्माण का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। तीर्थ पुरोहितों की माने तो केदारनाथ में स्मार्ट सिटी का कोई औचित्य नहीं है। मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ में निर्माण कार्य होने चाहिए, जिससे तीर्थ पुरोहितों की रायशुमारी इसमें जरूरी हो। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों को आवास उपलब्ध करवाने समेत कई मुद्दों को लेकर केदार सभा के पदाधिकारियों ने डीएम मयूर दीक्षित से मुलाकात की, ताकि समय से तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं का समाधान हो सके। इस तरह का केदारनाथ में कोई चीजें न हो, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सारा मास्टर प्लान होना चाहिए। मास्टर प्लान आपका गुजरात में बन रहा है, मास्टर प्लान आपका दिल्ली में बन रहा है। यहाँ हमारे पास 200 साल का रिकॉर्ड है। हमारे पास ऐसे ऐसे तीर्थ पुरोहित हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे अनुभवी लोग हैं जिनको मास्टर प्लान पूछना चाहिए कि किस प्रकार का मास्टर प्लान होना चाहिए। इसीलिए फिलहाल मास्टर प्लान का विरोध है। अगले साल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। पौड़ी जिले में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बेस अस्पताल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। साथ ही चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पेयजल व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। अगले साल के लिए जो खामियां इस बार दिखी उन्हें दुरुस्त किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। पौड़ी जिले में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मैनेजमेंट को लेकर आज हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा एडवांस में बैठक की, ताकि हम सारी प्रॉब्लम्स को या जो भी हमारे इश्यूज़ आते हैं उन सबको पहले एक बार समझ लें और अकॉर्डिंगली इसी क्रम में हम लोगों ने ट्राई किया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाना है या टो ट्रक मंगवाया जाना है, या जितना धूल और पानी की समस्या रहती है तो संबंधित विभागों को हमारी तरफ से निर्देश ये दिए गए हैं कि इन सब की प्लानिंग कर ली जाए और यात्रा आरंभ होने से पहले बेहतर तरीके से तैयारी की जाए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में अब लोगों को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विभाग के बीच आज एमओयू साइन हुआ है और इस दौरान आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह मौजूद रहे। हालांकि इससे पहले भी 5 सालों के लिए दोनों विभागों के बीच एमओयू साइन हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से 5 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए एमओयू को बढ़ा दिया गया है। अगले साल मॉनसून सीजन से पहले 4 से 5 कॉम्पैक्ट रडार लगाने पर भी समझौता हुआ है, जिनके लिए जल्द ही स्थान चिन्हित किए जाएंगे। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे, और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है कि जहाँ पर जो गैप है दोनों के पास, वो गैप एक दूसरे के गैप को हम एक दूसरे को मिलकर पूरा कर सकें। और जब ये गैप पूरा हो जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें काइंड ऑफ कह सकते हैं सर्विसेज मिलते हैं। आईएमडी को जो उनकी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है। एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है, क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। लेकिन जब वही चीज़ें स्मॉल स्केल पर होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्चर उतना उसमें नहीं होता, तो वो हम फिर नाव कास्ट में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो तब ठीक है, पूरा स्टेट जो अपनी मशीनरी वो अपना लगा करके जो भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए उसको फिर चाहे उनको आवागमन रोकना पड़े या और इसी तरह की और कार्रवाई करना वो करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।